यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट सर्विस एग्जाम हो, है ना, राज्य सेवा आयोग का एग्जाम हो या लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो, ये जो क्लासेस शुरू हो रही हैं अब कुछ इस प्रकार से बनाई जाएंगी कि आपकी सभी एग्जाम के लिए जो हो उपयोगी होगी। कोई भी वनडे एग्जाम हो भारत का, हो या फिर लोक सेवा आयोग हो या राज्य सेवा आयोग हो, सभी के लिए जो है ये क्लासेस उपयोगी रहने वाली हैं। देखो ये क्लास शुरू हो रही है प्राचीन भारतीय इतिहास से। तो इतिहास जो है ना, हम उसको तीन भागों में बांट के देखते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत, मेडाइवल भारत का इतिहास है ना, तो मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इस प्रकार से तीन अलग अलग भागों में बांट के देखते हैं और एक विशेष रूप से खंड को पढ़ते हैं। वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आधुनिक भारत का ही हिस्सा है, उसमें देख के पढ़ते हैं। तो क्या है कि ये हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस लाई जा रही हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल एनसीईआरटी का सारा कंटेंट इसमें शामिल है ना, और ऑथेंटिक बुकों से भी जो भी शामिल हो सकता है ना, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पोर्शन है वो सारा का सारा इस बुक के अलावा आपको कहीं से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इतिहास को यहाँ से अच्छे से समझ लेते हो तो। यहाँ से चीज़ों को कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों एक साथ मिलेंगे आपको। कॉन्सेप्ट भी समझना है और फैक्ट भी समझना है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि इतिहास में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रहता नहीं है, कॉन्सेप्ट को लिंक करना होता है। जब आप मेंस परीक्षा में बैठते हो, कोई सी भी मेंस परीक्षा हो किसी भी स्टेट की, तो क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है उस लेवल पर जाकर हमें सोचना होता है कि क्या पूछा जा रहा है। तो जैसे ब्रिटिश भारत को पढ़ते हैं हम और ब्रिटिश भारत के समय के जो क्या प्रभाव रहे हैं भारतीयों पर उनके, तो उस प्रकार से ही पढ़ना होता है। और कभी कभी फैक्ट संबंधी भी क्वेश्चन आते हैं कि ब्रिटिश भारत में कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, कहाँ पर हुई, कौन कब शासक था, कहाँ की स्थापत्य कला क्या, सब कुछ पूछा जाता है। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लगाने वाले हैं। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसके साथ कराए जाएंगे, तो साथ साथ जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। हमारा जो पहला खंड है प्राचीन भारत का इतिहास, उसको हम इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं। प्रत्येक वीडियो 3 घंटे का रहेगा। अगर आप इस सीरीज कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप भारत की कोई सी भी राज्य सेवा आयोग की परीक्षा देते हो, आप निश्चित रूप से इतिहास वाले पोर्शन को बहुत मजबूत पाओगे। अगर किसी भी एग्जाम में जो है, कोई भी राज्य सेवा आयोग का एग्जाम हो, अगर उसमें 30 क्वेश्चन आते हो तो निश्चित रूप से इन क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद इतिहास वाले हिस्से से आप 30 क्वेश्चन आते हैं तो 25 प्लस जो है क्वेश्चन, 25 प्लस क्वेश्चन आप बना पाओगे। अगर आप ये कहो कि 30 में से 30 क्यों नहीं, तो देखो कोई सी भी बुक पढ़ लेना आप, 30 में से 30 प्रश्न आप नहीं बना सकते, फिर आपको उस सब्जेक्ट के लिए पीएचडी जैसा पढ़ना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि कट ऑफ इतना रहता नहीं है। जो भी स्टेट एग्जाम है और पीएससी यूपीएससी एग्जाम है, तो उसका कट ऑफ एक लेवल पर जाकर रुका हुआ है कि उसके आसपास ही रहता है। तो अगर आप ये सोचो कि किसी एग्जाम में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप 100 के 100% हिट कर दो, तो ऐसा नहीं होता है और उस लेवल पे जाकर पढ़ना भी बेवकूफ़ी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये कौन कौन से एग्जाम के लिए उपयोगी होगा क्लास, तो देखो हम बता दें। आप कोई से भी एग्जाम की प्रीलिम्स परीक्षा दे लो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है तो बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस एग्जाम हो, है ना, उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस एग्जाम हो, यूपीपीएससी हो गया, झारखंड पीएससी हो गया, महाराष्ट्र पीएससी हो गया। भारत के सभी राज्यों में जितने भी पीएससी एग्जाम होते हैं ना, सब में भारतीय इतिहास पूछा ही जाता है। तो आप अगर इन क्लासेस को, सभी क्लासेस को अच्छे से देख लोगे और अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो निश्चित रूप से आपका जो है इतिहास वाले सब्जेक्ट में जो है सफलता मिलनी ही मिलनी है। बीपीएससी का एग्जाम पास में आ रहा है, अभी एमपीपीएससी का भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है जल्दी। तो बीपीएससी का एग्जाम जो है, आपको इतिहास वाले पोर्शन से 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है सभी बच्चों को। शुरू करते हैं हम क्लास को। तो खंड एक जो है हमारा, वो है प्राचीन भारत से संबंधित। और प्राचीन भारत से संबंधित जो हमारा पहला अध्याय है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। देखो किसी भी, तो इंडियन हिस्ट्री को जानने के जो सोर्स हैं
और प्रागैतिहासिक काल को जानने के स्रोत हैं, पहले अध्याय में जो है हम उनको कंप्लीट करेंगे और समझेंगे भी। देखो, किसी भी मुख्य परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाता है तो वह भी आपसे यहाँ से होना चाहिए। तो जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी में, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो तो यहाँ से हो ही जाएंगे हर हाल में। साथ ही अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है, आपकी समझ अच्छी है चीज़ों को लेके और आप समझने को तैयार हैं, तो निश्चित रूप से जो है फिर कोई भी क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से आप कर ले जाएंगे। और जो प्रीलिम्स परीक्षा जितनी भी होती हैं, यहाँ से गारंटेड आपके क्वेश्चन जो है होंगे ही, तो उसके लिए निश्चिंत रहना है आपको। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम क्या करते हैं कि उस समय की जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं अलग अलग सोर्स से। जैसे किसी भी चीज़ की आप जानकारी प्राप्त करते हो तो आप ये तो ध्यान में रखते हो कि उस चीज़ का सोर्स क्या है, कैसे पता चला, किस माध्यम से पता चला। तो वही होते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये होते हैं स्रोत जिन चीज़ों से हमें पता चला है। जैसे हमें अभिलेख मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, शिलाएं मिलती हैं, उन पर उस समय का कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसे हुआ होगा उस समय। ऐसी तो कोई जानकारी है नहीं कि आज कोई ऐसी मशीन लगाएं और हम देख पाएं कि उस समय क्या हो रहा था। तो हमें उन अभिलेखों से पता चलता है, लेखों से। ताम्रपत्र लेख हो गए कि ताम्रपत्र पर कुछ लिखा मिला है, सिक्के हो गए, ये सब क्या है, स्रोत है ना। तो हम इनको अलग अलग बांट के देख लेते हैं और थोड़ा डिटेल में इनको समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अतीत से ही सभ्यता जब से प्रारंभ हुई है ना, धीरे धीरे मनुष्य ने कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी की जिनसे हमें आज जो है सोर्स मिलते हैं। तो उस प्रकार से हम चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल टेबल को देखते हैं। ये जो टेबल है इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं, किस प्रकार से घूमेगी। देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के जो स्रोत हैं उन्हें हम 2 भागों में बांट के देखते हैं। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत और एक देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे हैं जिन्हें लिखे हुए मिले हुए हैं, है ना, और उनको हम समझते हैं। उसमें भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य को शामिल करते हैं। जबकि पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उनमें हम शामिल करते हैं अभिलेख मिले हैं, जो स्मारक एवं भवन मिले हैं उस समय के। सिक्के हो गए, सिक्कों पर कुछ ना कुछ लिखा मिला है या कुछ आकृति बनी है, तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा ये सब उस समय रहा होगा। मूर्तियां मिली हैं तो उससे चित्रकला से जानकारी मिलती है और मोहरों से जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य को देखते हैं हम। देखो, भारतीय साहित्य को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें एक तो है धार्मिक साहित्य और एक है धर्मनिरपेक्ष साहित्य और एक संगम साहित्य है। संगम साहित्य दक्षिण भारत से संबंधित है। वहीं जो धार्मिक साहित्य है ना, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य सबसे महत्वपूर्ण है और बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें महाजनपद के बारे में भी वर्णन मिलता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से सबसे पहला है जो हम पढ़ेंगे वो ब्राह्मण साहित्य है। इसमें हम वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षडदर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति के बारे में जानेंगे कि इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है और क्या क्या चीजें जो है वो हमें जानकारी प्रदान करते हैं इतिहास से संबंधित। बौद्ध साहित्य में क्या क्या स्रोत हैं बौद्ध साहित्य के? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद हो, बुद्ध चरित्र और दिव्यावदान, ये बौद्ध साहित्य हैं। तो इनसे क्वेश्चन सीधे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बौद्ध साहित्य नहीं है, तो ये आपको याद रखने हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद हो, बुद्ध चरित्र और दिव्यावदान। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र आपको याद रखना है। वहीं धर्मनिरपेक्ष साहित्य में वो साहित्य शामिल होता है जो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो गई, कल्हड़ की राजतरंगिणी हो गई, पाणिनि का अष्टाध्यायी हो गया, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम एवं मेघदूत, इन सब से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित्र और कादम्बरी, यह भी आपको याद रखना है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है हमें मौर्य वंश से संबंधित। कलहड़ की राजतरंगिणी हो गई, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, इस सब के नाम भी याद रखने हैं। लेखक का भी नाम आपको याद होना चाहिए। पढ़ाई उस लेवल पर जाकर करनी है यहाँ पर कि जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से याद हो जाए कि कोई भी आपको कहीं पर भी, आप भारत में कहीं भी किसी भी कोने में चले जाओ, जो आप एक बार पढ़ लो ना उसमें आपको कोई भी कहीं भी टक्कर ना दे सके, आपके टक्कर में आसपास खड़ा ना हो सके, इस लेवल पर जाकर जो है तैयारी करनी है। संगम साहित्य में तिरुकुरुल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि ये संगम साहित्य से संबंधित हैं। इसके अलावा जो इतिहास जानने के स्रोत हैं
वो कुछ है विदेशी साहित्य। देखो क्या होता था, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अभी तक विदेशी यात्री जो है वो यात्रा करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं विश्व भर में। तो वो भारत भी आए इस दौरान, और जो भारत आए विदेशी यात्री, उन्होंने भारत का वर्णन जो है अपनी पुस्तकों में किया है, अलग अलग जगह किया है। तो उस प्रकार से हमें विदेशी स्रोतों से भी जो है, विदेशी साहित्य से भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे यूनान एवं रोम के लेखक आए भारत, जैसे मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। टालमी आया, हेरोडोटस आया, नियारकस आया, अरिबुस्टोबुलस आया, और भी लोग आए यूनान से और रोम से। तो ये यूनान और रोम के हैं। चीनी लेखकों में फाहियान, हैनसांग, इत्सिंग आदि याद रखना है। चीनी यात्रियों में फाहियान, हैनसांग और इत्सिंग का नाम आपको याद रखना है। अरबी लेखकों में अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता आदि का नाम जो है आपको याद रखना है। ये विशेष रूप से आपको जो है मेजर मेजर टाइप से ये स्रोत जो है याद रखने चाहिए थे। अब हम आते हैं वापस से, विस्तृत जानकारी लेते हैं इनके बारे में और देखते हैं कहाँ कहाँ से और प्रश्न बन सकते हैं। प्राचीन काल में जो पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख हैं, अभिलेख आपको अधिकतर कहाँ मिलते हैं? जैसे कोई पाषाण शिला है, उस पर कुछ लिखा हुआ है तो उससे पता चलता है, उस पर कोई आकृति बनी हुई है, चित्रकला बनी हुई है। स्तंभों पर स्तंभ लेख कहाँ मिले हैं अधिकतर? जैसे किसी मंदिर में कोई स्तंभ लगा हुआ है और उस पर कुछ लगा हुआ है। स्तंभ मतलब एक खंबा टाइप का, पिलर टाइप का बना हुआ है और उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो वो स्तंभ लेख में आते हैं। ताम्रपत्र, पहले ताम्रपत्र चला करते थे और उन पर कुछ लिपि में लिखा होता था, तो वो ताम्रपत्र अभिलेखों में आते हैं। कहीं कहीं दीवारों पर आपको वर्णन मिलता है, आप कहीं घूमने जाते हो और पुरातात्विक जो चीजें घूमने जाते हो, जैसे कहीं किले विले वगैरह में घूमने जा रहे हो। मध्य प्रदेश में एक जगह है ओरछा, तो आपको जो है दीवारों पर बहुत सारी नक्काशी देखने को मिलेगी और साथ ही बहुत सारी जो है लिपि अलग टाइप की देखने को मिलेगी। उसको तो आप पढ़ भी पाओगे, है ना, क्योंकि वो जिस समय का है ना, उस समय की लिपि को आप पढ़ पाते हो, तो वहां से जानकारी मिलती है। आप खजरा हो जाओगे तो आप देखोगे कि मंदिरों की दीवारों पर बहुत सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। और प्रतिमाओं का उत्कीर्णन, तो दीवारों और प्रतिमाओं का उत्कीर्ण, आप खजुराहो हो जाओगे ना तो बहुत सारी मूर्तियां जो हैं वो दीवारों पर उत्कीर्ण की गई हैं, तो आप उनको देख पाओगे। ये अभिलेख होते हैं। सबसे जो प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त अभिलेख है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन अभिलेख, तो बोगाज कोई अभिलेख है, ये कहाँ से मिला है? मध्य एशिया से मिला है। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत के नाम लिखित मिलते हैं। इनमें ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। तो जो सबसे प्राचीन अभिलेख मिला है वो बोगाज कोई अभिलेख है। कहाँ से मिला है? मध्य एशिया से हमें प्राप्त हुआ है। और इसमें वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, मित्र के बारे में, वरुण के बारे में, इंद्र और नासत्य के बारे में जो है जानकारी मिलती है। इससे ऋग्वेद की तिथि की ज्ञात करने में भी मदद मिलती है हमें। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। भारत में कहाँ पर? भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन का है? अशोक का है, जो 300 ईसा पूर्व के हैं। और D.R. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया था। तो D.R. भंडारकर जो है ना, उन्होंने अभिलेखों के आधार पर अशोक का जो है इतिहास लिख डाला और सफलता भी प्राप्त की। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी एवं अराइमक लिपियों में मिलते हैं, तो अलग अलग लिपि में भी मिले हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो अशोक के हैं। विश्व भर में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ का है? तो मध्य एशिया से मिला है बोगाज कोई अभिलेख। कौन सा? बोगाज कोई। एक अलग अलग अभिलेख और मिले हैं, जैसे मास्की हो गया। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है, तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। देवों का प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी। वहीं मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदेगोलम जो अभिलेख मिले हैं, वहां से अशोक के नाम का स्पष्ट वर्णन मिला है कि अशोक को अशोक के नाम से ही कहा गया है। बाकी जो अन्य अभिलेख है ना, उनमें अशोक को अशोक देव नाम प्रियदर्शी कहा गया है, देवताओं का प्रिय कहा गया है।
सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को जो है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियां मिलने लगी जिनमें दरबारी कवियों तथा अथवा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में शब्द लिखे मिलते हैं। इनमें संबंधित प्रमुख शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और एक टेबल है जो अब हम इसके माध्यम से समझेंगे। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, एमपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी सभी एग्जामों में देखने को मिलता है यहाँ से प्रश्न। तो अभी तक जो हमने देखा आपको याद रखना है। सबसे प्राचीन अभिलेख इस मध्य एशिया का बोगाचकोई अभिलेख है। भारत में स्थित सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और ओदेगोलम से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें अशोक के नाम का अशोक ही स्पष्ट वर्णन मिलता है। इसके अलावा प्रिय देव नाम प्रियदर्शी भी उसे कहा गया है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोकों के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा और फिर बाद में भी अभिलेख जो हैं वो लिखे जाते रहे। अब हम कुछ अभिलेख उनसे संबंधित घटनाओं को देखते हैं, है ना, और किस शासक से संबंधित है वो अभिलेख उसको देखते हैं। तो देखो आपको एक अभिलेख याद रखना है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये शासक खारवेल से संबंधित है। किससे संबंध रखता है? खारवेल से संबंध रखता है हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन जो है वो विवरण यहाँ पर मिलता है आपको हाथी गुम्फा अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है, गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है जूनागढ़ अभिलेख को। ये रुद्रदामन से संबंधित है। किससे? रुद्रदामन से। इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है कि हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख जो है वह रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है, नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। गौतमी बलश्री रचनाकार है इसके नासिक अभिलेख के। सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। तो सातवाहन वंश के बारे में इसमें जो है जानकारी मिलती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है और लिखा किसने है इसे? गौतमी बलश्री ने लिखा है। नासिक अभिलेख जो है, नासिक का अभिलेख सातवाहन वंश से संबंधित है। एक और बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। कौन सा? प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंध रखता है। इसमें समुद्रगुप्त की विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण देखने को मिलेगा आपको। इलाहाबाद स्तंभ भी कहा जाता है इसे, प्रयाग स्तंभ भी कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि जो प्रयाग स्तंभ लेख है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसके विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण आपको देखने को मिलेगा। एहोल अभिलेख। कौन सा? एहोल अभिलेख जो है, एहोल अभिलेख ये पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है एहोल अभिलेख में। हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है एहोल अभिलेख में। भीतरी स्तंभ लेख जो है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है और इसमें इसके जीवन की अनेक घटनाओं का विवरण मिलता है। स्कंदगुप्त से संबंधित उसके जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है भीतरी स्तंभ लेख में। मंदसौर अभिलेख जो है, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मंदसौर और मंदसौर नरेश यशोवर्मन की सैनिक उपलब्धियों के बारे में जो है यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। तो अभी देखो हमने कौन कौन से अभिलेख देखे। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है सातवाहन वंश से संबंधित है। नासिक अभिलेख। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की विजयों और उसके बारे में वर्णन मिलता है, समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग स्तंभ लेख। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। इसमें हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। यह चीजें आपको याद रखनी है। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर यानी कि विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। देखो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का एक जो है स्तंभ लेख मिला है। कहाँ से? मध्य प्रदेश में एक जगह है विदिशा, वहां से। और वो किसका है?
तो यवन राजदूत हेलियोडोरस का है, बेसनगर विदिशा से मिला है। और इससे पता चलता है हमें कि वो भागवत धर्म से संबंधित है। और आज से जो है 2000 आज से 2200 वर्ष पूर्व की जो जानकारी है वहां से प्राप्त होती है। इस प्रकार से अभिलेख जो है वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। नोट में लिखा हुआ है अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्रेफी कहा जाता है। एपिग्रेफी कहा जाता है, तो यह भी याद रखना है। कहीं पर पूछा जा सकता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्रेफी कहा जाता है। इस टेबल को हम पहले ही देख चुके हैं, अब हम आगे चलते हैं सीधे। तो अभिलेख के बाद अब हम बात करेंगे स्मारक एवं भवन की। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो इसका लाभ ले सकें। प्रदेश की देश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्लासेस जो हैं वो आपको महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी साबित होंगी। अब हम स्मारक और भवन के बारे में भी जान लेते हैं। देखो क्या है, स्मारक और भवनों से जो है जनता की आध्यात्मिकता और धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है कि किस प्रकार से जो है उस समय भवन रहे होंगे। स्मारकों से जो जानकारी मिली है कि किस प्रकार की सभ्यता रही होगी। तो जैसे 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चला, लेकिन जो नए नए शोध होते जा रहे हैं उनसे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी थी। अतरंजी खेड़ा में भी खुदाई हुई और वहां से पता चला कि देश में लोहे का प्रयोग जो है ईसा पूर्व 1000 के लगभग जो है प्रारंभ हो गया था। प्राचीन काल में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनके अवशेष जो है पूरे देश में बिखरे हुए रूप में मिलते हैं। महलों और मंदिरों की वास्तुकला शैली के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विभिन्न स्थानों से कुछ मंदिरों भी मिले हैं। तो कौन कौन से, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है कहाँ पर है, झांसी में है। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में। तो सीधे क्वेश्चन आ जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, एक साइड दिए रहते हैं जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाएं, ये कहाँ पर हैं, दूसरी साइड उनकी स्थान दिया रहता है। तो मिलान करना होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है, झांसी में है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर। अजंता की गुफाओं के चित्र, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र की मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकास होने के प्रमाण मिलते हैं। देखो जब कोई मंदिर कला मिल रही है ना, कोई मूर्तियां मिल रही हैं किसी की, तो उससे हमें क्या जानकारी मिल रही है, उस समय के धार्मिक जो सभ्यता है ना, हिंदू कला जो है उस समय की, उसकी जानकारी मिल रही है, विकास के प्रमाण मिल रहे हैं उस समय के। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, मध्य भारत के मंदिर जो हैं वो बेसर शैली, और दक्षिण भारत के मंदिर जो हैं द्रविड़ शैली से निर्मित हैं। भारत में जब आप उत्तर भारत की ओर रहेंगे, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश, यहाँ जब आप घूमेंगे तो आपको नागर शैली के मंदिर मिलेंगे। लेकिन जब आप मध्य भारत में घूम रहे होंगे तो आपको बेसर शैली, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर मिलेंगे। दक्षिण भारत में खजुराहो, माफ कीजिए, दक्षिण भारत में तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है द्रविड़ शैली का है। क्या है, द्रविड़ शैली का है। और उत्तर भारत में खजुराहो का कांदरिया महादेव मंदिर जो है नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। खजुराहो में कौन सा मंदिर है, कांदरिया महादेव। और भारत में तंजौर जो है वहां पर राजराजेश्वर का मंदिर है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा का बोरोबुदुर स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का भी उल्लेख किया गया है। देखो हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनको देख रहे हैं, तो इनके महत्व पर भी प्रश्न आ सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनका क्या महत्व है। तो इसको आप इनसे लिख पाएंगे। अगर आप इस कंटेंट को अच्छे से तैयार कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो 2 से 3 बार, तो निश्चित रूप से जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब हम सिक्कों की बात करते हैं। अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक जानकारी जो है उपलब्ध होती है। साधारणतः 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही होता है। कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियां भी खुदी हैं जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। जैसे समुद्रगुप्त के समय के सिक्के हैं, उस पर समुद्रगुप्त की आकृति भी बनी हुई है, और अगर सन दिया हुआ अगर नीचे, तो कितनी हेल्प मिलेगी कि ये समुद्रगुप्त के समय के हैं ना, तो उस प्रकार से जो है हेल्प मिलती है।
पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के भी बने होते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। देखो आहत सिक्के क्या होते हैं, पंचमार्क सिक्के, जैसे कोई सिक्का बनाया जाता तो उस पे एक सील प्रकार की लगाई दी जाती थी, ठप्पा लगा दिया जाता था। ठप्पा मार के बनाए जाने के कारण भारतीय भाषा में इन्हें आहत मुद्रा कहा गया है। पंचमार्क आहत सिक्कों पर पेड़ हो गया, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। सर्वाधिक सिक्के जो हैं वो मौर्योत्तर काल में बने हैं, जो मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबा और सोने के हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक सिक्के किस काल के हैं, तो मौर्योत्तर, मौर्यों के काल के बाद की समय की बात हो रही है, मौर्योत्तर काल के देखने को मिलते हैं। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक शीशे के सिक्के किसने चलाए हैं, तो सातवाहन वंश ने, और सर्वाधिक सोने के सिक्के किन्होंने चलाए हैं, तो गुप्त वंश के शासकों ने जो है सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है वो यवन शासकों ने किया था। सबसे पहले लेख लिखने का कार्य किसने किया, यवन शासकों के द्वारा किया गया है। समुद्रगुप्त की बीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। उससे हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त जो है वो शायद संगीत प्रेमी रहा होगा। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अब हम आते हैं मूर्तियों पर, कि मूर्तियां किस प्रकार से जो है वो हेल्पफुल हो रही हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को जानने में। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। तो मूर्तियों का जो निर्माण है कुषाण काल से आरंभ हुआ है प्राचीन भारत में। उससे पहले जो है मूर्तियां बहुत ही, मतलब ना के बराबर मूर्तियां मिली हैं। कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है, जबकि मथुरा काल पूर्णतः स्वदेशी है। भरहुत, बोधगया, सांची तथा अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक जो है वो देखने को मिलती है। चित्रकला से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मनोभाव की सुंदर झलक मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त कला की उन्नति का पूर्ण आभास जो है होता है। पता चलता है कि उस समय चित्रकला को अच्छा खासा महत्व मिल रहा होगा, और चित्रों को देखने से हमें पता चलता है कि किस प्रकार की जानकारी, जैसे भीमबेटिका में चित्रकला देखने को मिलती है, तो उससे क्या पता चलता है कि आगे कोई जानवर दौड़ रहा है और कोई पीछे हथियार लेके जो है उसका पीछा कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है चित्रकला से कि उस समय शिकार किया जाता होगा। तो चित्रकला जो है वो सहायक होती है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पर है, अजंता में है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, अजंता में है। मोहरों की बात करें तो अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत के इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। मोहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त मिट्टियों की मोहरों से बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक अवस्थितियों का भी ज्ञान जो है वो होता है। तो जैसे जब हम भारतीय प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं उनका महत्व लिख रहे होंगे, तो आप लिख सकते हो कि मोहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। ये उसके महत्व में आप ऐसा लिख सकते हो। अब हम आते हैं साहित्यिक स्रोत पर। तो पुरातात्विक स्रोत तो हमने देख लिए हैं, अब आते हैं साहित्यिक। तो देखो क्या होता है, साहित्यिक स्रोत जो है, जैसे धार्मिक स्रोत हो गए और लौकिक स्रोत हो गए, तो इनमें लिखी हुई जानकारी हमें मिल रही है साहित्य के माध्यम से। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद हो गया, उपनिषद हो गए, रामायण महाभारत हो गए, पुराण हो गए, स्मृति ग्रंथ हो गए। जबकि जो ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ है उसमें बौद्ध तथा जैन धर्म, जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं को शामिल किया गया है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियां, यात्रा वृतांत जो है विदेशी यात्रियों के, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन भी मिलता है। इनका अलग अलग विवरण अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य में वेदों की बात करेंगे।
वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत जो है वो वैदिक वेद ही हैं। तो वेदों से क्या है, जो आर्य थे ना, उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन की हमें पर्याप्त जानकारी किसके माध्यम से मिली है? वेदों के माध्यम से मिली है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद जो हैं हमारे वेद हैं। सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करते हैं। यह सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और है भी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसका जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के। तो ऋग्वेद तो वेद है, तो ऋग्वैदिक काल इसी से जो है नामकरण किया गया, और उस काल का समय कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है वो ऋग्वैदिक काल का है। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। कैसा है? ऋचाओं में बद्ध है। इसमें कुल 10 मंडल हैं। तो इसमें आपको कुल 10 मंडल देखने को मिलेंगे। 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो पढ़ते हैं ना, उसको होर्त कहा जाता है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। तो वर्तमान में जो ऋग्वेद का पहला मंडल है और 10वां मंडल है वो सबसे अंत में जोड़े गए हैं। इन्हें छेपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छेपक कहा जाता है। तो देखो, क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋचाओं से बद्ध है। कुल कितने मंडल हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028। ऋचाएं कितनी हैं? 10,580। पहला और आखिरी वेद जो 10वां है वो सबसे अंत में जोड़े गए हैं, इसलिए इनको छेपक कहा जाता है। ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं ना ऋषि, उनको क्या कहते हैं? होर्त कहते हैं। उनको होर्त कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र की जानकारी मिलेगी, जो किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ऋग्वेद का 9वां मंडल, सोम देव का उल्लेख मिलता है। देवता सोम का उल्लेख है। तथा 10वां मंडल चतुर्वर्णीय समाज की संकल्पना का आधार है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें चतुर्वर्णीय समाज की संकल्पना का जो है आधार मिलता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? एक तो ऐतरेय है और एक है कौतिस्की या फिर संखायन। ऐतरेय एवं कौतिस्की, ये जो है ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। गायत्री मंत्र के बारे में आपको जानकारी रखनी है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल और देवता सोम का उल्लेख मिलता है 9वें मंडल में। चतुष्वर्णीय समाज का उल्लेख किसमें है? 10वें मंडल में है। और ऋग्वेद को 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय एवं कौशिकी। नोट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य के में शामिल किया गया है। तो विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किसे किया गया है? ऋग्वेद को किया गया है। ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद के बाद जो दूसरा वेद आता है वो है यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन मिलता है। तो पूछा जाए कि यजुर्वेद में क्या है, तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधानों का जो है संकलन मिलता है। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, उसमें केवल पद्य में है वो है, जबकि जो कृष्ण यजुर्वेद है यह गद्य और पद्य दोनों में ही देखने को मिलेगा। तो देखो, यजुर्वेद यज्ञों के नियमों और विधानों का संकलन है। कर्मकांडीय वेद कहते हैं इसको। यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में मिलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा हुआ है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में आपको देखने को मिलेगा। यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित होता है उसको अधर्व्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर्व्यू कहा जाता है। और देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं ना, उनको होर्त कहा जाता है। क्या? होर्त। और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वालों को अधर्व्यू कहा जाता है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद में कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद जो हैं वो यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं। यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है
ईशावास्य उपनिषद है जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। और यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। कौन से? शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो हैं वो यजुर्वेद के हैं। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण कौन से देखे? ऐतरेय और कौशिकी देखे हैं। अब हम आते हैं तीसरे वेद पर, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सामवेद। ये क्रम में तो तीसरा है। साम का अर्थ है गान होता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 स्वरों सारे गामा पाधा नी की उत्पत्ति जो है वो सामदेव से ही हुई है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। और सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता। ऐसे मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। क्या है? सूर्य स्तुति के मंत्र हैं सामवेद में। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य और जैमिनी हैं। और सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण। कौन से? पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण सामवेद के जो हैं वो ब्राह्मण हैं। अब हम आते हैं अथर्ववेद पर। इसकी जो रचना है अथर्व तथा अंगिरस ऋषि के द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई अथर्ववेद की। अथर्ववेद जो है वो चौथा वेद है और सबसे लास्ट में रचना की गई थी। किसने की है? अंगिरस ऋषि ने की है और अथर्व ने की है। इसीलिए इसे अथर्वांगिरस दोनों के नाम को मिला के अथर्वांगिरस भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त जो है, 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र जो है वो अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, मंत्र तंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन अथर्ववेद में मिलेगा। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ जो है वो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्ववेद के उपनिषद में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और तथा मांडूक्योपनिषद जो है वो इसके उपनिषद हैं। ये तीनों आपको याद रखने हैं। मुंडकोपनिषद जो है ना, कौन सा? मुंडकोपनिषद जो है, इसमें भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। कौन सा? सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें भाषा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो जो अथर्ववेद है उसमें सभा और समिति, भाषा नहीं, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इन चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो हमने देखो सबसे पहले ऋग्वेद की बात की, है ना। और ये ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ था। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं उसमें। ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है सूर्य देवता को समर्पित, उसमें गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में सोम देवता की बात है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशिकी। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने यजुर्वेद को देखा। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित नियम है, इसीलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण कौन कौन से हैं? शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय जो ब्राह्मण है वो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। फिर हमने सामवेद की बात की। सामवेद संगीत का जनक कहलाता है ना। और सामवेद में मंत्र जो गाते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। क्या? उद्गाता। फिर हम आगे बढ़े तो हमने सबसे लास्ट में अथर्ववेद को देखा, जिसे अथर्वा और अंगिरस ऋषि ने मिलकर लिखा था, है ना। और इसमें जो है जादू टोना से संबंधित धर्म, ज्ञान, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद का जो उपनिषद है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद में भी ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। इसमें सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में बताया गया है। और इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। संहिता कहा जाता है इन चारों वेदों को मिलाकर। अब हम आते हैं ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद पर, तो उनके बारे में विस्तार से देखते हैं। देखो चारों वेदों को कहा जाता है संहिता, और संहिता के पश्चात जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो है ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषदों का आता है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन जो समाज है ना, उनके बारे में जानकारी मिलती है, उनकी संस्कृति के विषय में हमें जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में। और उत्तर वैदिक कालीन समाज कौन सा है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व आपको समय याद रखना है। देखो पहले आता है ऋग्वैदिक काल, फिर आता है उसके बाद उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल का जो समय है
1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय होता है ना, वो होता है ऋग्वैदिक काल का। लेकिन 1000 ईसा पूर्व से लेकर के जो 500 ईसा पूर्व तक का, यानी कि 600 ईसा पूर्व समझ सकते हो आप, जो समय है वो है उत्तर वैदिक काल का। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए, जो प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण हैं। जैसे ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशितकी। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौतिस्की, ये जो है ना ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद के हैं सतपथ एवं तैतरीय। कौन से? सतपथ ब्राह्मण एवं तैतरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के हैं। सामवेद के लिए आपको पंचविश और षड्विश, पंचविश और षड्विश, और अथर्ववेद के लिए जो है वो आपको गोपथ। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है कौन सा? गोपथ। अब हम आते हैं वेदांग एवं सूत्र पर। जो वेदांग है ना, वेदांग 6 हैं। कितने हैं? 6। और इनकी रचना क्यों हुई है? ताकि वेदों को आसानी से समझा जा सके, इसलिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग, वेदों को भलीभांति समझने के लिए जो है वो 6 वेदों की रचना की गई है। 30 सेकंड का समय दीजिए, हम पानी पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, वेदांगों की संख्या है 6। पहला वेदांग है शिक्षा, ज्योतिष दूसरा, कल्प तीसरा, चौथा व्याकरण, पांचवा निरक्त, और छठवां है जो छंद। शिक्षा जो वेदांग है उसमें उच्चारण विधियां दी हुई हैं, ज्योतिष में भागफल के बारे में, कल्प में कर्मकांडों के बारे में, व्याकरण में शब्द व्युत्पत्ति के बारे में, निरुक्त जो है भाषा विज्ञान, और छंद जो है वो चतुष्पदी श्लोक हैं। इसमें ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि करने में सहायक होते हैं वेदांग। इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का भी प्रणयन किया गया। जैसे स्रोत सूत्र हो गए, ग्रह सूत्र हो गए। धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्म कांडों, राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित जो है वो प्राचीन काल की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं महाकाव्य। जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गई, है ना, ये क्या है? प्रमुख महाकाव्य हैं। रामायण हमारा आदि काव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। इसमें हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का जो है वो वर्णन मिलता है रामायण में। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। इसमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा का भी वर्णन किया गया है कि उस समय सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा जो है वो किस प्रकार की थी, किसमें? महाभारत में। और किसने वर्णन किया है? इसमें वेद व्यास ने लिखा है इसे। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का जो समावेश है वो अधिक होता है। पुराण आते हैं, फिर पुराणों की संख्या 18 है। भारतीय इतिहास का अच्छा और क्रमबद्ध वर्णन आपको पुराणों में देखने को मिलेगा। क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक मिलेगा कथाओं के रूप में। यहाँ पर पुराण कितने हैं? 18 हैं। पुराणों की रचयिता जो हैं, संकलनकर्ता जो हैं, लोमहर्ष और उनके पुत्र जो हैं उग्रशिरवा, इनको माना जाता है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि पुराणों के रचयिता या संकलनकर्ता का नाम तो क्या है? लोमहर्ष, और उनके पुत्र हुए हैं उग्रशिरवा। कौन? उग्रशिरवा। लोमहर्ष और उग्रशिरवा जो है वो पुराणों के रचयिता और संकलनकर्ता हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं, और वो भी कैसा? क्रमबद्ध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए तो पुराण ही एकमात्र जो है स्रोत हैं। पुराणों के बारे में आपको याद रखना है, 18 पुराण हैं। लोमहर्ष और ऋषि उग्रशिरवा ने जो है इन्हें लिखा है, रचना की है, संकलन करता है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, प्रमाणिक भी है। कैसा है? सबसे पुराना और प्रामाणिक है। अब हम आते हैं ब्राह्मण उत्तर ग्रंथ, मतलब ब्राह्मण साहित्य के बाद के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में आते हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। कौन सा? बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य जो है
भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये हमने पहले भी पढ़े हैं और अब एक बार फिर पढ़ रहे हैं। जब जब आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है इस यूट्यूब चैनल पे, आपको बहुत शानदार तरीके से बौद्ध धर्म को पढ़ाया गया है। एक एक चीज डिटेल में समझाई गई है। चाहे मेंस परीक्षा हो या प्रीलिम्स, कहीं से भी क्वेश्चन आता है आप जरूर करके आओगे। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जैसे विनय पिटक है, तो विनय पिटक में क्या जानकारी मिली हमें प्राचीन काल से संबंधित? तो जो जैन बौद्ध धर्म संबंधी विनय पिटक है, इसमें जो संघ हुआ करते थे ना, बौद्ध संघ, उसके नियम हो गए, आचार संबंधी शिक्षाएं हो गई, उसकी जानकारी मिलती है। जबकि जो सुत्त पिटक है ना, इसमें धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेशों की जानकारी मिलती है। और जो अभिधम्म पिटक है, उसमें दार्शनिक सिद्धांतों की जानकारी मिलती है अभिधम्म पिटक में। बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए हैं, यह याद रखना है। और बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का जो है वो वर्णन मिलता है। दीपवंश, महावंश नामक दो पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। किसमें? दीपवंश और महावंश जो बौद्ध ग्रंथ हैं, उनमें मौर्यकालीन जानकारी जो है वो हमें प्राप्त होती है। एक मिलिंद पन्हो जो है पाली भाषा में रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसने रचा है? नागसेन के द्वारा लिखा गया है मिलिंद पन्हो। इसमें हिंद यवन शासक मिनांडर में के विषय वस्तु के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और मिलिंद पन्हो भी बौद्ध साहित्य है एक। बौद्ध धर्म की हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। तो वो जो बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय है ना, इसका प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनांकों के साथ जो है वो वर्णित है। तो हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु है। और इसमें बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनाओं के रूप में जो है वो शामिल है। महायान संप्रदाय का ग्रंथ है ललित विस्तार। कौन सा? ललित विस्तार और दिव्यावदान। ललित विस्तार और दिव्यावदान किसका है? महायान संप्रदाय का। हीनयान संप्रदाय का कौन सा है? कथा वस्तु है। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। और अशोक दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेके पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों का जो है वो वर्णन आपको मिलता है। तो देखो, ललित विस्तार जो है बुद्ध को देवता मानकर पूजा की जा रही है इसमें। और जो दिव्यावदान है ना, इसमें अशोक से उत्तराधिकारियों से लेकर जो है पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों का जो है वो विषय वस्तु इसमें प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य के बाद अब हम बात कर लेते हैं जैन साहित्य की। किसकी? जैन साहित्य की। वीडियो का रिवीजन एक बार कर लेना दोबारा से, स्पीड बढ़ा के आप वीडियो को जो है वो देख सकते हो, तो एक बार अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो एक ही बार में चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, आपको फिर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैन साहित्य की बात करते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। और जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचार आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि जो है वो प्रमुख जैन साहित्य हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। किससे? कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना जो है वो भद्रबाहु ने की थी। और जैन धर्म की सबसे प्राचीन जानकारी जो है ना, धर्म प्रारंभिक इतिहास जो है वो कल्प सूत्र से ही हमें प्राप्त होता है। अब हम आते हैं कुछ लौकिक साहित्य पर। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख है। जैसे ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र हो गया, एक किसने लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। नाम तो इस बुक का अर्थशास्त्र है, लेकिन ये अर्थशास्त्र से ना संबंध रख के राजनीति शास्त्र से संबंध रखती है। किससे? राजनीति शास्त्र से जो है संबंध रखती है। कलहर ने एक पुस्तक लिखी है राज तरंगिणी, उसका भी विशेष उल्लेख है, क्योंकि इससे कश्मीर के प्रत्येक शासक काल की घटनाओं का क्रम अनुसार जो है वर्णन देखने को आपको मिलेगा। किसकी पुस्तक में? कलहर की राज तरंगिणी पुस्तक में।
आर्य ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालवी का अग्निमित्रम भी सम्मिलित हैं। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्व घोष कृत बुद्धचरित, तो अश्व घोष ने रचना की है किसकी? बुद्धचरित की। बाणभट्ट का हर्षचरित्र और बागपति का गौण बहो बहो, बेलहण का विक्रमांक देवचरित्र, संध्याकर नंदीकृत रामचरित, संध्याकर नंदीकृत ने क्या लिखी है? रामचरित। और हेमचंद्र कृत कुमारपाल चरित, क्या है? कुमारपाल चरित। जयानक कृत पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक कृत के द्वारा है। जयानक ने लिखी है कौन सी? जयानक ने लिखी है पृथ्वीराज विजय। अब प्रमुख साहित्य रचनाएं हम देख लेते हैं कि किसने किस साहित्य की रचना की है और उसमें महत्वपूर्ण रूप से विशेष क्या है जो आपको परीक्षा के लिहाज से याद रखना चाहिए, उसको देख लेते हैं। देखो, साहित्यिक रचनाओं में पहली जो रचना है अष्टाध्यायी है। कौन सी? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी की रचनाकार है पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। ये व्याकरण ग्रंथ है एक प्रकार का। क्या है? एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि की रचना है। मुद्रा राक्षस को विशाखादत्त ने लिखा है और इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस में किसने लिखा है? विशाखादत्त ने लिखा है। महाभाष्य जो है अष्टाध्यायी पर टीका है महाभाष्य, ये पतंजलि ने लिखा है। किसने लिखा है? पतंजलि ने। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है महाभाष्य में। कथा सरित सागर किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखा है कथा सरित सागर को, और इसमें मौर्य काल के विषय में जो है जानकारी मिलती है आपको देखने को। बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखी है। मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है इससे भी। अर्थशास्त्र जो है राजनीति विषय पर आधारित, कौटिल्य ने लिखी है और मौर्य काल के बारे में इसमें भी प्रकाश डाला गया है। नीतिसार लिखी है कामंदक ने, तो नीतिसार किसकी पुस्तक है? कामंदक की है नीतिसार, और इसमें गुप्तकाल राजतंत्रीय राजतंत्र पर कुछ प्रकाश डाला गया है। मालवाकी माफ कीजिएगा, मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास की रचना है, उससे शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विशेष रूप से मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलिएगा आप इसको, है ना। तो शुंग वंश के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? मालविकाग्निमित्रम से। रचनाकार कौन है? कालिदास है। मृक्षकट्टिकम शूद्रक की रचना है और गुप्तकालीन समाज का वर्णन मिलता है मृक्षकट्टिकम में। हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा रची गई है, और रामचरित जो है वो संध्याकर नंदी ने जो है इसे लिखा है रामचरित के बारे में। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। और राजतरंगिणी जो है वो कलहड़ की है राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर के राजवंशों का जो है क्रमबद्ध वर्णन आपको देखने को मिलता है। अब हम आते हैं विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण पर। तो सबसे पहले हम यूनान एवं रोम के लेखकों को देखेंगे, फिर चीनी यात्रियों का विवरण देखेंगे, और फिर देखेंगे अरब यात्रियों का विवरण। तो हम पहुंचते हैं सीधे, एक एक करके सभी को देखते हैं। यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है विशेष रूप से, जैसे टेसियस का नाम हो गया। यूनानी लेखक जो है टेसियस ईरान का राजवैद्य था। कहाँ का? ईरान का राजवैद्य था टेसियस। और टेसियस के वर्णन में अधिकांशतः कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः कैसी हैं? अविश्वसनीय हैं। तो टेसियस ने जो है इस प्रकार से लिखा है कि उन पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है, तो अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इतिहास का पिता कहा किसे किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इसकी जो पुस्तक है हिस्टोरिका, इसका नाम भी आपको याद रखना है। इसमें भारत फारस के संबंधों का वर्णन मिलता है। भारत और फारस के बीच जो है प्राचीन काल में संबंध थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे कौन कौन से? नियार्कस, आर ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस जो है वो सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में तीन राजदूतों में मेगास्थनीज, डाइमिकस और डायोनीसियस के नाम भी उल्लेखनीय हैं। मेगास्थनीज ने रचना की है किसकी? इंडिका की, और जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था और इसने इंडिका की रचना की है। सेल्यूकस निकेटर ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को जो है राजदूत बनाकर भेजा था। मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें मौर्ययुगीन समाज संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। और जो डाइमेकस है ना,
ये सीरिया नरेश आंतियोकस का राजदूत था। किसका? आंतियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। कहाँ पर आया था? बिंदुसार के राज दरबार में। तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और डाइमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसके बाद जो अगला नाम है डायोनीसियस, डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो किसका राजदूत था? मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो डाइमेकस भी बिंदुसार के दरबार में आया था, और माफ कीजिएगा, डाइमेकस भी बिंदुसार के दरबार में आया था, और डायोनीसियस भी बिंदुसार के दरबार में आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है प्लिनी। इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। टालमी की पुस्तक ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो टालमी की पुस्तक कौन सी है? ज्योग्राफी है। प्लिनी ने कौन सी लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री लिखी है। और आपको याद रखना है मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है, यह भी आपको याद रखना है। अब हम चीनी यात्रियों का वर्णन देख लेते हैं। चीनी यात्री आए तो थे बौद्ध धर्म को जो है वो अध्ययन करने के लिए, फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है यात्रा वृत्तांत, जब कोई यात्रा पर रहता है, कहीं जाते हो, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो एक शहर से दूसरे शहर, तो ऐसा करते हो क्या? सिर्फ की परीक्षा हॉल तक जाते हो और सीधे घर आ जाते हो वापस? ऐसा तो नहीं करते ना। वहां पे थोड़ा बहुत देखते हो कि इस शहर में क्या अच्छा है, तो घूमने भी चले जाते हो, है ना। तो आप एक यात्रा करके आ रहे हो और क्या क्या देख के आते हो, फिर वो अपने दोस्तों को, फैमिली को बताते हो कि हम वहां गए थे, ये सब देख कर आए। ऐसे ही जो यात्री आते थे ना, वो घूम फिर कर जो भी घूमा उन्होंने यात्रा के दौरान, जो भी उन्होंने पाया कि किस प्रकार का उस समय समाज था, लोग किस प्रकार के धर्म को फॉलो करते थे, धार्मिक प्रतीकों को किन किन को अपनाया है, राजा किस प्रकार का शासन करता था, राजा ने शासन के दौरान कौन कौन सी जो है उसकी विधियां थी, शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार की सेना रखते थे, इस सब की जानकारी जो है इनकी यात्रा वृत्तांतों से मिलती है। तो चाहे वो यूनान या रोम के विदेशी यात्री हो, चाहे चीन के यात्री हो, इन सब से ये जानकारियां प्राप्त होती हैं। पहला जो चीनी यात्री है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, फाहियान। ये कब आया भारत? 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था, और इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाला है। तो जो उज्जैन के महाराजा थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जब ये शासन कर रहे थे 5वीं सदी के दौरान, गुप्त वंश के हैं ये, है ना, उस समय फाहियान जो है वो भारत की यात्रा पर आया था। फिर आया हैंसांग। ये 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में भारत आया। कब? 7वीं सदी में। तो देखो समय जरूर याद रखना है, यहाँ से समय क्वेश्चन समय से आ जाता है सीधे कि फाहियान किस सदी में आया, हैंसांग किस सदी में आया। तो इसने रचना की है किसकी? सीयू की। और फिर चीनी यात्री एक है इत्सिंग, यह भी 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। यह आया था कब? 7वीं सदी के अंत में जो है भारत आया था, और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन जो है वो इत्सिंग ने किया है। चीनी यात्रियों के बाद हम अरब यात्रियों के बारे में बात करते हैं। इसमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो देखो जो अरब लेखक हुए हैं ना, अरबी यात्री हुए हैं, भारत में आए हैं, उनसे हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज की जानकारी मिलती है, संस्कृति की जानकारी मिलती है। इन लेखकों में जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, वो अल बरूनी है और इब्न बतूता। कौन सा? अल बरूनी और इब्न बतूता बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अलबरूनी क्या है? 11वीं सदी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया। तो अलबरूनी के बारे में पूछा जा सकता है कब आया था? 11वीं सदी में आया। किसके साथ? महमूद गजनबी के साथ भारत आया। अरबी में लिखी गई उसकी कृति तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद, भारत की खोज जिसे हिंदी में कहा जाता है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सी पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद भी कहा जाता है उसे। सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा से तहकीक हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। किसने? एडवर्ड सांची ने। अरबी लेखकों में अलबरूनी के अतिरिक्त अल बिलादुरी, सुलेमान हसन निजाम, फरिश्ता निजामुद्दीन और इब्न बतूता भी शामिल हैं।
अरबी यात्रियों में एक नाम और याद रखना है आपको, इब्न बतूता। देखो, यूपीएससी की परीक्षा हो, यूपीएससी ईपीएफओ हो, यूपीएससी एनडीए की परीक्षा हो, यूपीएससी का कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, ये सभी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। साथ ही कोई सी भी स्टेट सर्विस परीक्षा हो या कोई वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए जो है ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो ईपीएफओ का एग्जाम हो गया, एपीएफसी का एग्जाम हो गया, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। तो ऐसा ना समझें कि ये सिर्फ यूपीएससी या एमपीपीएससी या यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस किसी विशेष के लिए है। जिसमें हिस्ट्री पोर्शन आता है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा A to Z। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दो, है ना। और कमेंट भी कर सकते हो कि क्लास कैसी लगी आपको। ये जरूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी है और क्या सुधार करना है ना, क्या समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता दें, तो नेक्स्ट क्लास में भी आपको समझा दिया जाएगा। इब्न बतूता के बारे में हमें देखना था। देखो, इसके द्वारा लिखा गया जो यात्रा वृत्तांत है, रेहला। क्या है? रेहला। सर प्रमुख है जो अरबी भाषा में रचित है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। बाद में उसने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो इब्न बतूता जो है, अरबी लेखक इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक जो है MBT, इसने क्या किया, दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया था इब्न बतूता को। ये थे अरबी यात्री वृत्तांत, है ना। अब हम आते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास कैसे हुआ है, उसको देखते हैं यहाँ से। हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनको तो देख लिया, है ना। अब हम आते हैं भारतीय इतिहास का जो विकास है उस पर आते हैं। रिवीजन के लिए क्या करना है, आप वीडियो को एक बार और देख लेना, तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको वीडियो कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगाइएगा और जो आप कोशिश करिएगा कि आंसर राइटिंग के लिए जो भी प्रश्न आपके पास है उनको लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखो, एमपीपीएससी में तो ऐसा होता है, 2 नंबर के भी प्रश्न आते हैं, 7 नंबर के भी प्रश्न आते हैं, है ना। 2 नंबर में सिर्फ इतना ही लिखा आएगा, एवन बतूता के बारे में 2 लाइनें लिखनी है, इसका मतलब है। तो आप इतने से आराम से कर पाओगे। 7 नंबर के क्वेश्चन में अधिक से अधिक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनका महत्व बताइए, तो उससे भी आ सकता है। प्राचीन भारतीय स्रोतों इतिहास को जानने के स्रोतों का वर्णन कीजिए, तो आप हर एक स्रोत का 2-2 3-3 लाइन लिख के, है ना, 60 शब्दों में लिखना होता है, इतने में हो जाता है। तो हर एक स्टेट पीसीएस जो एग्जाम है ना, उनकी अलग अलग डिमांड है कि इतने शब्दों में वो, उनका जो मार्किंग स्कीम है उनकी वो अलग है। लेकिन यूपीएससी जो है वो अलग ही लेवल पे चलता है और अलग ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक माइंड मैपिंग भी लेके चलनी है साथ साथ, कि किस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करोगे मुख्य परीक्षा में। और ईपीएफओ हो गया, एपीएफसी एग्जाम हो गए, एनडीए एग्जाम हो गया, है ना, या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो गया जो वनडे एग्जाम है ना, प्रीलिम्स एग्जाम है जो उनके, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एसएससी के एग्जाम भी देता है ना, तो वह भी इसके लिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फिर उनको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हिस्ट्री में। अभी नहीं, जीवन में कभी भी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास को देखते हैं कि विकास कैसे हुआ है। जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास पढ़ते हैं तो उसे हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं शुरुआत में। पहला तो प्रागैतिहासिक काल है, आधैतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। इनकी हम पहचान कैसे करते हैं कि कौन सा प्रागैतिहासिक काल है, कौन सी घटनाएं जो है वो आधैतिहासिक काल में हुई है, जो हमें प्राप्त हो रही हैं पुरातात्विक चीजें, उनका हम कैसे अंदाजा लगाते हैं कि ऐतिहासिक काल की हैं कि आधैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल की हैं। तो उनके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे जैसे जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो किसी सभ्यता के, कि कोई सा भी लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहा है, कोई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो रहा है हमें लेकिन लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है उनका, तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल में शामिल करते हैं। किसमें? प्रागैतिहासिक काल में उसे शामिल किया जाता है। आधैतिहासिक काल का क्या लक्षण है? लिखित साक्ष्य तो हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो हैं, परंतु अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। जो जिस लिपि में लिखे हैं ना, उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। जैसे सैंधव सभ्यता हो गई, वैदिक संस्कृति, इस भी इसका उदाहरण है कहीं कहीं। तो सैंधव सभ्यता में जो लिपि मिली है हड़प्पा सभ्यता में, उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं कि उसमें लिखा क्या है, उस भाषा को हम समझ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक काल, इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ऐतिहासिक काल में क्या होता है
कि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें हम पढ़ भी पा रहे हैं, तो उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। इस प्रकार से आपको इनका काल विभाजन जो है वो याद रखना है। देखो पाषाण काल जो है, पाषाण काल, पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल का ही हिस्सा है ना। देखो हमने देखा प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण है सबसे अच्छा पाषाण काल। इस समय लिखित जानकारी नहीं मिली है। पाषाण काल के समय में कोई भी हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती है। जब लिखित जानकारी नहीं मिल रही है तो पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं उठती है ना। जैसे पाषाण काल हो गया, और पाषाण काल को भी हम तीन भागों में बांट के देखते हैं। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इन तीन भागों में हम बांट के देखते हैं। जो पुरापाषाण काल है, इसका समय है 10,000, प्रारंभ है इसका 10,000 ईसा पूर्व से। कब से? 10,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ मानते हैं हम पुरापाषाण काल का। और 10,000 ईसा पूर्व तक का है ना। तो शुरुआत से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हम पुरापाषाण काल का मानते हैं। उसके बाद फिर समय आगे बढ़ता है और फिर आता है मध्य पाषाण काल। और 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको हम मध्य पाषाण काल में रखते हैं। किसमें? मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल के बाद आता है नवपाषाण काल। 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे हम नवपाषाण काल में शामिल करते हैं। इसके भी कुछ भाग हैं, तो किसमें? देखो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल हम देख रहे हैं। इसी प्रकार से पुरापाषाण काल को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहले तो हमने देखा पाषाण काल। पाषाण काल के तीन भाग किए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब हम पुरापाषाण काल जो है ना, पहला वाला काल, इसके भी अलग अलग भाग कर रहे हैं। इसको तीन भागों में बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। देखो जो निम्न पुरापाषाण काल है वो प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व तक माना जाता है। कि जब से सभ्यता का प्रारंभ हुआ होगा, मानव सभ्यता का, तब से लेके 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व तक का जो समय है वो निम्न पुरापाषाण काल का है। फिर आता है मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल का जो समय है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और जो उच्च पुरापाषाण काल है वो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है उच्च पुरापाषाण काल का। तो यह चीजें आपको याद रखनी है। अब हम एक एक करके थोड़ा विस्तार से चीजों को समझ लेते हैं। देखो भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को विद्वानों ने तीन कालों में बांटा है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण संस्कृति का उदय अभिनूतन युग में हुआ है। किसमें? अभिनूतन युग में हुआ है, प्लेस्टोनिक एज में हुआ है। जब पुरापाषाण काल चल रहा था, इस युग में धरती पर बर्फ से ढकी हुई थी। जो पूरी धरती थी ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हिमयुग चल रहा था, उसमें बर्फ से ढकी होती धरती। तो अब आप यहाँ से चीजों को समझना कि देखो पूरी धरती पर बर्फ फैला हुआ है, तो उस समय जीवन कैसा रहा होगा। भारतीय पुरापाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन की अवस्थाओं पर तीन भागों में बांटा गया है। तो क्या हुआ, जब पाषाण काल चल रहा था, है ना, तो जो पुरापाषाण काल है ना, पहला भाग है पाषाण काल का पुरापाषाण काल, दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल और तीसरा भाग है नवपाषाण काल। लेकिन जब पुरापाषाण काल चल रहा था उस समय पूरे पृथ्वी पर जो है बर्फ जमी हुई थी, है ना। तो उस समय के काल विभाजन को भी हमने तीन भागों में बांट दिया: निम्न पुरापाषाण काल प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व तक, मध्य पुरापाषाण काल पर 1 लाख से 40,000 और उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 तक। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, है ना। कौन सा? पुरापाषाण काल। इसका समय कितना है? पुरापाषाण काल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से जो है वो प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल के साक्ष्य। पूर्व पाषाण काल या पुरापाषाण काल को उपकरणों के में भिन्नता के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है: निम्न, मध्य और उच्च। पहला आता है निम्न पुरापाषाण काल। कौन सा है पहला? निम्न पुरापाषाण काल। इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से मिले हैं। सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी है सोहन नदी, इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा गया है। इस काल में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं कौन कौन से? पेबुल, चापर,
पेबुल चापर चॉपिंग, पेबुल चापर चॉपिंग जो है उपकरण इस समय प्राप्त हुए हैं। पेबुल पत्थर के उपकरण होते थे जो पानी के बहाव में रगड़कर खाकर चिकने और सपाट होते थे। तो पेबुल इस प्रकार के हथियार होते थे। चापर जो हैं बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता था। और चापिंग जो है, चापिंग उपकरण द्विधारी होता था, अर्थात पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उसमें धार बनाई जाती थी, उसको चापिंग कहा जाता है। फिर आता है निम्न पुरापाषाण काल के बाद मध्य पुरापाषाण काल, है ना। तो इस काल में बहुसंख्यक कोर, फ्लैक, ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति। मध्य पुरापाषाण काल के औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थरों से हुआ था। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे मनुष्य जो है वो विकसित होता जा रहा है और देखो चीजों में बदलाव आ रहा है। मध्य पुरापाषाण काल के जो उपकरण हैं, महाराष्ट्र में नेवासा, झारखंड में सैभूमि, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, बेलन घाटी, इलाहाबाद। तो देखो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही बन जाता है कि बेलन घाटी कहाँ पर स्थित थी, तो इलाहाबाद के पास। कहाँ पर? इलाहाबाद में। भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। सोन घाटी कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र में। हिमाचल में ब्यास, बाणगंगा और सिरसा घाटियों आदि के विवाद में जो पुरा स्थलों से प्राप्त हुए और किस काल के स्थल हैं? मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। अब हम आते हैं उच्च पुरापाषाण काल में। इस काल का प्रमुख पाषाणोपकरण जो है वो ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा सक्रिय आकार का होता था। पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारों पर समानांतर होते हैं, जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से भी कैसा होता है? दुगना होता है। जो उच्च पुरापाषाण काल है उसमें सोन घाटी मध्य प्रदेश हो गया, सैभूमि झारखंड हो गया, जोगदहा, भीमबेटका, रामपुर, बघेलान, बाघोरा जो है वो मध्य प्रदेश के हैं। ये सब जो है स्थल दिए हुए हैं, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। पुरापाषाणवाद के काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल और इस समय कुछ घटनाएं हो रही हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है, मध्य पाषाण काल जैसे जैसे देखो पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आया। पुरापाषाण काल के समय हिमयुग था। धीरे धीरे हिम छटता जा रहा है, कम होता जा रहा है और धीरे धीरे लोग इससे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हिमयुग के बाद मध्य पाषाण काल का समय चल रहा है और अभी भी हिमयुग चल रहा है। इस काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते गए, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है। सर्वप्रथम CL कार्लाइल से ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण को खोजे थे। मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्र जो हैं बेतवा घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश और नेवासा घाटी, नेवासा महाराष्ट्र का है। देखो आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है और बागौर राजस्थान से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाते हैं। तो पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो आदमगढ़ और बागौर में। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। तो मध्य पाषाण काल में जो है कुत्ते को पालतू पशु बनाया है। पहले क्या है, पुरापाषाण काल में जो मनुष्य है, आदि मानव था, वो आखेटक था, है ना। शिकार किया करते थे और जो मिल गया कंदमूल फल खाते फिरते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, शिकार करते करते चीजें बदली होंगी और धीरे धीरे ना जो है कुत्ते को अपना पालतू बनाया। इस प्रकार से हमें क्या मिल रहा है देखने को, कि अब जो आदि मानव है वो धीरे धीरे पशुपालन की ओर जा रहा है। और सबसे पहले किसे बनाया है पालतू? कुत्ते को बनाया है पालतू। कुत्ते को ही क्यों चुना होगा पालतू बनाने के लिए? क्योंकि शिकार करने में जो है सबसे ज्यादा हेल्प करने में जो है सहायक रहा होगा कुत्ता। तो फिर शिकार करने के लिए तो शेर को पाल लेते, तो शेर को खिलाते क्या फिर अगर खुद खाते उसका शिकार, तो है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए जो है जो कम में संतोष कर ले उसको अपना मित्र बनाइए। और जिसको भूख इतनी हो कि फिर आपका ही खाना छिन जाए, तो ऐसा दोस्त नहीं चाहिए भाई। तो ऐसे दोस्ती करते समय, व्यापार करते समय इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। और इसीलिए यूपीएससी की तैयारी हो, कोई भी स्टेट सर्विस की तैयारी हो, आपको इन सब चीजों के गुण जो हैं, वो जो इतना सारा कंटेंट पढ़ाया जाता है ना, आपको उनसे निकालने होते हैं और आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने की ओर ले जाती है। लेकिन बस ये है कि जो इन चीजों से सही चीजों को निकाल लेते हैं और अपनी लाइफ में जो है अप्लाई कर लेते हैं, वो बहुत आगे जाते हैं। जो मध्यपाषाण काल है इसमें मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष जो है वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। क्या? मानव अस्थि पंजर। राजस्थान में स्थित सांवर झील निक्षेप के
कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य भी मिला है। कहाँ से? राजस्थान के सांबर झील के पास से। फिर मध्य पाषाण काल के बाद आता है नवपाषाण काल। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाण इस बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये नवपाषाण कालीन स्थित जो है बस्ती है। इस काल के प्रमुख केंद्र हैं बेलन घाटी, रेनीगुटा, सोन घाटी और सहभूमि। अधिकतर आपको देखो जो सभ्यताएं मिल रही है ना, वो घाटियों के पास मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि पानी एक महत्वपूर्ण स्रोत है ना, और साथ ही मछली का शिकार भी करते होंगे लोग, तो ये भी है। जहाँ पानी रहता है तो वहां शिकार खुद चल के आता है, कि जंगल से जो है शिकार आएगा तो कहाँ आएगा? पानी पीने तो आएगा ना। तो इन्होंने अपना निवास स्थान कहाँ, कुछ किस जगह को चुना है? नदी घाटियों के आसपास को चुना है, कि शिकार खुद चल के यहाँ आएगा तो शिकार भी करेंगे, कहीं ज्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा। आप कहीं जंगल में जाके रह रहे हो, ऐसी जगह जहाँ पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर आपका पानी खत्म हो जाता है तो पानी अकेले लाने में ही आपको बहुत मेहनत हो जाएगी, है ना। और शिकार को ढूंढने में, कि जंगल जंगल शिकार ढूंढ रहे हो, इससे अच्छा है कि नदी घाटी के आसपास ऐसी जगह रहो जहां पर शिकार जो है खुद चल के वहां पर आता हो। एक जगह है बिहार में चिरांद। चिरांद से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। किसके हैं? हिरण के सींगों के हैं। कोल्डी हवा इलाहाबाद से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि कोल्डी हवा से किस चीज के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो चावल के मिले हैं। नवपाषाण एक संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा जो है वो अधिक विकसित थी। जैसे जैसे संस्कृति आगे जा रही है वो डेवलप होती जा रही है। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था, वरन उत्पादक भी था। इस शब्द का अर्थ क्या है? कि अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहा है खाद्य पदार्थों का, वो कृषि भी करने लगा है। वह कृषि कर्म एवं पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था नवपाषाण काल में। तो मनुष्य जो है कृषि भी करने लगा है और पशुपालन भी कर रहा है। कब? नवपाषाण काल में। तो कृषि से परिचित हो चुका है मनुष्य नवपाषाण काल में, और अब कृषि भी कर रहा है, तो उत्पादन भी कर रहा है और उपभोक्ता भी है। यहाँ पाए गए प्रमुख उपकरणों में कुल्हाड़ी, बंसुली, छेनी, खुरपी, कुदाल और हथेड़े आदि हैं। अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये तो था प्रागैतिहासिक काल, उसको हमने देख चुके हैं। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल पर, और आद्य ऐतिहासिक काल की जो है हम बात करेंगे। अभी जिस काल को इतनी देर से हम समझ रहे थे वो था प्रागैतिहासिक काल, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। इसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। तो पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के युग का प्रारंभ होता है। इस युग को आद्य ऐतिहासिक काल या धातु काल के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो पाषाण युग जब समाप्त हुआ ना, उसके बाद शुरू होता है आद्य ऐतिहासिक काल। हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति की गणना जो है वो इसी काल में की जाती है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड इस काल से संबंधित हैं। कौन से? गैरिक और कृष्ण लोहित मृदभांड जो है वो इस काल से संबंधित हैं। ईसा पूर्व और ईसवी क्या होती है? अगर आप अच्छे से नहीं जानते हो तो देखो हम शॉर्ट में सीधा समझा दें कि ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीहा के जन्म से पहले, है ना। और ईसा ईसवी का मतलब होता है ईसा मसीहा के जन्म के बाद। जैसे हमने लिखा कहीं पे कि 300 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब है कि ईसा मसीहा के 300 वर्ष पूर्व की घटना हुई है ये। और अगर हमने लिखा कहीं पर कि 300 ईसा बस, तो ये 300 वर्ष बाद की घटना है उनके जन्म की। सीधा सा ये है कहने का मतलब। आद्य ऐतिहासिक जो हमारे काल है, आद्य ऐतिहासिक काल, उसमें ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति भी शामिल है। इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का प्रयोग करने लगा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ताम्रपाषाण कालीन स्त्री इस संस्कृति। तो पत्थर के औजार भी प्रयोग हो रहे हैं, साथ ही धातु के औजारों का भी प्रयोग होने लगा है। कौन से? ताम्रपाषाण के। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा था। तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया है मनुष्य ने? तांबा का। ताम्रपाषाण संस्कृति कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी थी ताम्रपाषाण संस्कृति? ग्रामीण क्षेत्र में थी और कृषक संस्कृति हुआ करती थी। इस काल की प्रमुख संस्कृतियों में बात करें तो बनास आहार संस्कृति जो कि राजस्थान में है।
पहाड़ बना संस्कृति कहाँ की है? राजस्थान की। बस नाम याद रखो और कुछ जरूरत नहीं है याद रखने की ज्यादा। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृति कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। और कायथा संस्कृति से ही जुड़ा है कायथा और एरण, ये कैसी संस्कृति के हैं? ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति हैं। कायथा के मृद भांडों पर प्राक हड़प्पन हड़प्पन और हड़प्पत्व संस्कृति का प्रभाव दिखता है। इन सब चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखो कायथा संस्कृति कहाँ से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। हाँ, जो महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है वो से कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, एरण अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? एरण अभिलेख से। एक संस्कृति है मालवा संस्कृति, यह भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके अंतर्गत कायथा, एरण और नवदा टोली जो है वो शामिल है। जोरवे संस्कृति कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। इसमें जोरवे, नेवासा, देमाबाद ये नाम गांव शामिल हैं। देमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं, यह हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखलाती हैं। यहीं से गेंडा, हाथी, भैंसा तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृतियां भी मिली हैं। कहाँ से? देमाबाद से। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण कालिक है और कहाँ से मिली है? महाराष्ट्र से। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती था। यह बस्ती कला किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। 1200 ईसा पूर्व लगभग ताम्र पाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जो है वो जीवित रही थी। और जोरवे संस्कृति जो है कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। थोड़ा सा महापाषाण काल के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, जब नवपाषाण युग की समाप्ति हुई ना, तो दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ, जब नवपाषाण काल की समाप्ति हो रही है लेकिन दक्षिण भारत की बात हो रही है, दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा गया। इसे पाषाण काल नहीं कहा गया, इसे महापाषाण काल कहा गया। पत्थर की कब्रों को महापाषाण कहा जाता है। इन कब्रों में मानवों को दफनाया जाता है। महापाषाण काल में से संबंध लोग साधारणतः पहाड़ी की ढलानों पर रहते थे। दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। यहाँ की कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल, पत्थर एवं सोने के गहने भी जो है प्राप्त हुए हैं। ऐसा क्यों करते होंगे लोग? लोग शायद हो सकता है कि अंधविश्वास में डूबे हों कि अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो रही है और जब उसकी कब्र बनाई जाती थी तो बहुत सारी चीजें जैसे लोहे के औजार हो गए कि हथियार रख के कि स्वर्ग में, कभी कभी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो महापाषाण काल के लोग थे उनको ऐसा लगता होगा कि स्वर्ग में शायद ये हथियार काम में आएंगे। खाना रख दिया जाता है कि खाना काम में आएगा। सोना चांदी रख दिया कि जैसे वहां बाजार हो तो वहां खर्च करने के काम में आएगा। मुद्राएं तक मिली हैं कहीं कहीं, तो क्या काम में आएगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई, यही छूट जाता है सब, ऊपर कुछ काम नहीं आता है। लेकिन क्या है, अंधविश्वास में लोग डूबे रहते हैं पहले से। ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है अंधविश्वास। महापाषाण काल में आंशिक स्वाधान की पद्धति भी प्रचलित थी, जिसके तहत सबों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। महापाषाण कालीन लोग धान के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे। यह सब चीजें आपको इतनी याद रखनी है और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पढ़े उतना ही जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाए। आपने ये सोच लिया कि पीएचडी करेंगे हर चीज में, तो पहले आप पीएचडी कर लो, फिर सोचना कंपटीशन या फिर सिविल सर्विस के बारे में। अब ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में हमें थोड़े से वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाने हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल होंगे और अच्छे लेवल के प्रश्न जो हैं शामिल होंगे कि हमारे इतने कंटेंट से हो जा रहे हैं। देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है अजंता में। कहाँ पर है? अजंता में प्राप्त हुई है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र, जो कि अभी देखा था हमने। विंध्य क्षेत्र के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र में एक शैलाश्रय है जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो कौन सा क्षेत्र है? वो है लेखिया। कौन सा है? लेखिया क्षेत्र जो है जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से निकले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल में निकले हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में
कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कौन से? हड्डी से निर्मित आभूषणों की बात हो रही है। हड्डी से बनवा लेते हैं ना लोग, आजकल तो गले में हड्डी पहने रहते हैं, आपने देखा होगा। तो कहाँ से? ये भी महदहा, महदहा जो जगह है वहां से मिले हैं हड्डी से निर्मित आभूषण। क्वेश्चन नंबर 5वां है जो एमपीपीएससी 2013 में पूछा जा चुका प्रश्न है, और ये तो कई बार पूछा गया है एमपीपीएससी में। ये अन्य स्टेट की पीएससी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भीमबेटका जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो ये अब्दुल्लागंज जो है वो ओबेदुल्लागंज कहा जाता है, इसे रायसेन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6वां है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका में गुफाएं हैं जिन पर शैल चित्र बने हुए हैं। क्या है? भीमबेटका के लिए गुफा शैल चित्र जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7वां है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के जो है वो साक्ष्य मिलते हैं? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये मिलता है नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्य है? किसका है? तो ये संस्कृति, किसका? संस्कृति का संलग्न कार्य है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है चालकोलिथिक युग? तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। किसको? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, और ये 44वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो अभी देखा हमने इतनी देर से, पाणिनि जो है अष्टाध्यायी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 12 है बुद्ध के जीवन की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है इनमें से? तो बुद्ध की जो पूर्ण जीवनी है वो है ललित विस्तार। कौन सा? ललित विस्तार। तो यह ललित विस्तार जो है बुद्ध की पूर्ण जीवनी के बारे में इसमें चर्चा होती है। अब हमें क्या करना है? 2 कथन दिए हुए हैं और सावधानी पूर्वक उनको पढ़ना है और हमें बताना है कि उत्तर कौन सा सही है। तो देखो, प्राचीन समाजों के अभिजात विशिष्ट वर्ग परिवारों के बारे में इतिहास वेत्ता अधिकतर अभिलेखों से प्राप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और दूसरा है सातवाहन अभिलेख प्रायः एक प्राकृत पद पुत्र से पूर्ण या समाप्त होते हैं, जिसका अर्थ है बेटा। तो इसका जो कथन है, कथन एक सही है, किंतु कथन जो है वो दूसरा है वो आर गलत है। तो कथन पहला कौन सा सही है? प्राचीन समाजों के अभिजात परिवारों के बारे में इतिहास वेत्ता अधिकतर अभिलेखों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, यह कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन बस सही है। इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो इसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता हमारा अगला चैप्टर जो है वो शुरू होगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।